नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्ट्रीट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के मॉड्यूल में। दोस्तों इस मॉड्यूल को हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री की ये जो टीएमएच की बुक है उससे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और अगर एज फार एज इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, गोल की बात करें कि वाई आर वी डिस्कसिंग दिस, तो जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, एक तो इस बुक में जो कवरेज किया गया है वो काफी लूसिड वे में किया गया है। सेकेंड ऑफ ऑल, एंशिएंट और मेडिवल इंडिया के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी सिग्निफिकेंट होते हैं हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया। थर्ड थिंग इज, ये जो पूरी लेक्चर आज का लेक्चर है या फिर जो पूरी लेक्चर सीरीज रहेगी, इट विल हेल्प यू in quick revision. And fourth is to make your preparation holistic and complete. Fine. ये जो पूरा लेक्चर सीरीज रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री के मॉड्यूल का, या फिर इस लेक्चर की बात करें तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल योर एग्जाम्स। फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैटर नहीं करता। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, इट इज गोइंग टू हेल्प इन ईच स्टेज, फिर चाहे वो प्रीलिम्स वाली स्टेज हो यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली स्टेज हो या फिर मेंस वाली स्टेज हो। इसमें जो मैंने कंटेंट को एक्सप्लेन करूंगा वो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। इज दैट क्लियर? और कंप्लीट रहेगा तो आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों इस स्लाइड से आप मेरे बारे में जान सकते हो, एक छोटा सा ब्रीफ दिया हुआ है मेरे बारे में, प्लीज गो थ्रू दैट। एंड दोस्तों मेरा नाम है आलोक गुप्ता। दोस्तों लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मॉड्यूल है इसको अपलोड किया गया है www.streetzero.in पे। तो इसके सारे लेक्चर्स या मॉड्यूल को या फिर कोई अगर आप क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इन लेक्चर से रिलेटेड जो क्विजेस हैं वो भी मैंने वहां पे अपलोड कर रखी है। उसके अलावा बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल्स हैं तो आप जाके देख सकते हैं www.streetzero.in पे। अगर कहीं पे कोई क्वेरी आती है तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0844702277। इज दैट क्लियर? एंड इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल बेनिफिट आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं T/alok/137। तो नाउ हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। और दोस्तों आज की जो ये लेक्चर है इसका मेन टॉपिक क्या रहेगा तो वो ये रहा। हाँ तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने इंट्रोडक्शन में देखा कि आज का ये जो लेक्चर होगा हमारा, दैट इज गोइंग टू बी महाजनपदास। आज के लेक्चर के ऊपर हम लोग आगे बढ़े उससे पहले जस्ट जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर है उनको बता देता हूं कि आज से पहले हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने स्टोन एज के बारे में बात की। स्टोन एज को जैसे ही खत्म होता है और उसके बाद हमारा, या तो आप ऐसे कह लीजिए चालकोलिथिक एज आती है, चालकोलिथिक एज के बाद कह लो या पैरेलली कह लीजिए आपका आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। एंशिएंट हिस्ट्री में अगर हम पढ़ाई करते हैं तो इस ऑर्डर में पढ़ाई करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन को जब हम पढ़ रहे होते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं जो कि हमारी रफली अराउंड 1300 बीसी में समाप्त होती है। फिर इसी के बाद हमारा शुरू होता है वैदिक एज। वैदिक एज कह लो, वैदिक सिविलाइजेशन कह लो, वैदिक कल्चर कह लो। वैदिक कल्चर यानी जब जो आर्यंस का आगमन हुआ था इंडिया या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। ये वैदिक एज जब चल रही थी तो हमने बात की सबसे पहले, जिसका अगर जो मोस्टली कंसेंसस है टाइमलाइन के ऊपर वो ये है कि 1500 से लेके 1000 बीसी तक आपका जो चलता है वो चलता है अर्ली वैदिक एज, जिसको हम लोग ऋग वैदिक एज के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आपका आयरन कल्चर शुरू होता है 1000 बीसी में ही। आयरन कल्चर या आयरन सिविलाइजेशन कह लो या आयरन एज कह लो, 1000 बीसी आयरन को फाउंड आउट किया गया था। और ऋग वैदिक एज जहां समाप्त होती है फिर आता है आपका लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज का टाइम पीरियड जो मोस्टली एक्सेप्टेड टाइमलाइन है दैट इज 1000 से लेके 500 बीसी तक। ये रही है कुछ आपकी टाइमलाइन, किस तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री में किया जो ये सफर है हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो पीरियड रहेगा वो लेटर वैदिक एज के बाद आता है और यहां पे आते हैं महाजनपदास, जिसका मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड टाइमलाइन ये है 600 से लेके 300 बीसी तक का जो कार्यकाल था वो महाजनपदास का कार्यकाल था एंशिएंट हिस्ट्री में। तो शुरू करें महाजनपदास। क्या हुआ जब हमारा, जैसे हमने बात की थी, जो ऋग वैदिक एज में जनाज हुआ करते थे यानी ट्राइब्स होते थे, ये लेटर वैदिक में एज में आते आते जनपदास में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उनको जनपदास बोलने लगते हैं। और ऐसे ही जनपदों में 16 जनपद यानी 16 किंगडम इमर्ज होके आते हैं, एकदम एक्सक्लूसिव, एकदम अलग से, बहुत बड़े बड़े।
ये 16 किंगडम अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से फैले हुए थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में बात करें तो कंबोज और गांधार नाम के थे। बाकी जो मैक्सिमम महाजनपदास हैं वो इंडो गैंगेटिक वैली का जो डिवाइड है उसमें फैले हुए हैं आपके, जैसे कुरु हो गया, पांचाल हो गया, मत्स्य, सुरासेन, कौसाल, मल्ला, बड़जी, वत्सा, काशी, छेदी, अवंती, मगध, अंग। और अगर आप एक और चीज देख रहे हो, मैंने आपको जो वैदिक एज थी उसमें बताया था 2 एपिक्स के बारे में। एक एपिक थी महाभारत और दूसरी एपिक थी आपकी रामायण। और अगर आप इन दोनों का जो इनको लिखा गया था, इनके लिखने की अगर आप टाइमलाइन देखते हैं तो वो भी कुछ ऐसी थी, 400 बीसी से लेके 300 एडी। कोई को एकदम फिक्स्ड टाइम नहीं पता है, तो दोनों की मैक्सिमम यही है, 400 बीसी से लेके 400 एडी। तो आप देखेंगे जो ये एपिक्स हैं उनमें जिन जगहों का वर्णन है वो उनमें ऐसी ही जगहों के उन्होंने नाम लिए हुए हैं। जैसे कि जो दुर्योधन या जो आप पूरी वो महाभारत सुनते हो वो कुरु उसमें जो आता है ना, उसी का इसका ही वर्णन है। समझ रहे हो? तो ऐसा माना जा सकता है कि जो वेद व्यास थे या वाल्मीकि थे वो लोग इन्हीं जगहों से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने ये एपिक्स लिखे हों। बस ये एक ऐसे मेरी तरफ से एडिशनल था। ठीक है, तो ये आपके 16 महाजनपदास की कहानी शुरू होती है। महाजनपदास ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन 600 से लेके 300 बीसी। ये आपके मैप में सारे दिए हुए हैं, जस्ट लुक एट इट। उनकी लोकेशन को याद करने की कोशिश करो। इतनी बार बात करेंगे, इतनी बार देखेंगे कि आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि देखो, आपने पढ़ते हो ना महाभारत में हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, इन सब की बातें करते हैं हम लोग, राइट? तो ये सारी जगहों को आप देख रहे हो, तो ये सारी जगह ऑलरेडी उस टाइम पे एक्सिस्टेंट थी, ये टाउन्स या सिटीज। अब अगर हम कहानी शुरू करें महाजनपदास की तो कुछ इस तरीके से शुरू होती है। 6th सेंचुरी बीसी इट वॉज द एरा जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक एरा कहलाता है सेकेंड अर्बनाइजेशन का। फर्स्ट अर्बनाइजेशन हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल आया, डार्क एजेस आई, जहां पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जो ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन थी और ऋग्वेदिक एज थी, उसके जो लोग थे वो पेस्टोरल कम्युनिटी थी। वो लोग सेमी नोमैडिक थे, मतलब वो सेटल नहीं होते थे किसी एक जगह पे। लेकिन लेटर वैदिक एज में हमने देखा था कि जो सोसाइटी थी वो एग्रीकल्चरिस्ट होने लगी थी, वो थोड़ी सी सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे, टाउन्स और सिटीज इमर्ज होना शुरू हो गए थे। तो जैसे ही आपका लेटर वैदिक एज खत्म होता है और महाजनपदा वाला पीरियड शुरू होता है जो कि 6th सेंचुरी बताया, तो यहां पे सेकेंड अर्बनाइजेशन की वेव इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शुरू होती है। ठीक है, तो यानी हड़प्पन टाउन्स के डिक्लाइन के बाद कुछ 1000 साल का गैप रहा और उसके बाद अर्बन सेंटर्स दोबारा से इमर्ज होते हैं। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर आपको उसका मैप याद हो, उस टाइम पे जो आपका पूरा डेवलपमेंट था वो इंडस नदी के आसपास था। लेकिन अब जो ये अर्बनाइजेशन हो रहा है वो हो रहा है गंगा वैली के आसपास, जो गंगा नदी की पूरी जो रास्ता है ना, वहां पे ये डेवलपमेंट हो रहा है। समझ रहे हो? तो ये एक चेंज देखने को मिलता है सेकेंड अर्बनाइजेशन वेव में। उसके अलावा अगर हम बात करें जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटीज का सेंटर कभी नॉर्थ वेस्ट, पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न यूपी हुआ करता था, अब होने लगा ईस्टर्न यूपी और बिहार, यानी गंगा बेसिन होने लग गया। इसके कई कारण हैं, जैसे कि ये जो रीजन है वो ज्यादा फर्टाइल है कंपैरेटिवली, यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है और यहाँ पे रिवर्स भी बहुत अच्छी हैं। उसके अलावा ये तथ्य तो है ही हैं, इसके अलावा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य हैं कि ये जो जगह है ईस्टर्न यूपी और बिहार वाली, ये आयरन प्रोडक्शन सेंटर्स हैं। जैसे आज का जो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन है, वहां से बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, राइट? तो आयरन प्रोडक्शन सेंटर था। उसके बाद एज हैज बीन डिटेल्ड इन दी अर्लियर चैप्टर्स इन दी लेटर वैदिक पीरियड, पीपल जो हैं, लोग बाग जो हैं, वो एग्रीकल्चर कर रहे थे, सेटल्ड लाइफ जी रहे थे। तो दे वांट अ प्लेस, दैट पर्टिकुलर सूटेबल प्लेस वेयर दे कैन सेटल एंड कैन गेट ऑल दी थिंग्स, ऑल दी रिसोर्सेज ऑफ देयर नीड्स। अब एग्रीकल्चर के लिए उन्हें टूल्स बनाने हैं, तो भैया आयरन से ज्यादा अच्छे टूल किस चीज के बन सकते हैं? तो इसीलिए उन्होंने ये जगह चूज की होगी। ये सारी हम लोग अटकलें लगा रहे हैं, है ना, प्रोबेबिलिटीज लगा रहे हैं, क्योंकि अगर उनके पास आयरन टूल्स होंगे तो इससे अब वो जो थिक फॉरेस्ट है, हार्ड सॉइल है, उसको सॉइल को खोदना पड़ता है ना, तो ये भी पॉसिबल है, फॉरेस्ट कवर को क्लियर भी कर सकते हैं। उसके अलावा आयरन वेपन्स बना सकते हैं। तो इसीलिए जो वॉरियर क्लास थी, जो आर्यन्स को हम लोग बोलते हैं, वो वॉरियर भी हो सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, वॉरियर क्लास और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, है ना। तो ये चीज होने लगी। महाजनपदा पीरियड में एक और हम चीज देखते हैं कि जो लोग बाग हैं
वो अब टेरिटरी के साथ ज्यादा अपना एलिजियंस दिखाने लगे, यानी मातृभूमि से ज्यादा अपने आप को जोड़ने लगे रादर देन ट्राइब। लोग बाग अपने आप को, पहले हमने देखा था लोग बाग जो है वो ट्राइब को एस्क्राइब करते थे कि भैया हम इस पर्टिकुलर ट्राइब के सदस्य हैं, इस पर्टिकुलर समूह के पार्ट हैं। लेकिन अब लोग बाग ज्यादा से ज्यादा जो अपना एलिजियंस दिखा रहे हैं वो टेरिटरी के साथ दिखा रहे हैं। ये जो डिफरेंस है वो ऋग्वेद के बाद जब लेटर वेदिक एज आई थी, ये चेंज हमें तभी देखने को मिलना शुरू हो गया था कि लोग बाग अपने आप को ट्राइब से ना जोड़ते हुए टेरिटरी से जोड़ना शुरू कर दिया था। ये जो परमानेंट सेटलमेंट है, जब ये परमानेंट सेटलमेंट हुए तो शुरुआत होती है जनपदास की। जनपदा का अगर हम इंग्लिश कन्वर्जन देखें तो इसको बोलते हैं टेरिटोरियल स्टेट, मतलब एक टेरिटरी डिफाइंड हो गई कि अगर ये कुरु नाम का महाजनपदा है तो इसकी टेरिटरी ये है, अवंती नाम का अगर ये महाजनपदा है तो उसकी टेरिटरी ये है। तो ये जनपदास का इमरजेंस शुरू होता है। ये जो टेरिटरीज हुआ करती थी ये किसी ना किसी किंग के कंट्रोल में रहती थी, कोई राजा होता था। आयरन टूल्स का इस्तेमाल, वेपन्स की प्रेजेंस होने की वजह से जो ये टेरिटोरियल स्टेट्स हैं वो स्ट्रांग होने लगे। मतलब पहले तो बहुत सारे जनपदास थे, बहुत ज्यादा रहे होंगे, लेकिन क्या हुआ, कुछ जो जनपदास हैं उनके पास अच्छे किस्म के टूल्स थे, अच्छे किस्म के वेपन्स वो बना पाए, और फिर इमर्ज होते हैं इन्हीं कुछ जनपदास में से महाजनपदास, मतलब लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स। मतलब जो बहुत सारे जनपदास हैं उनमें से कुछ बहुत बड़े बड़े किंगडम्स इमर्ज होने लगे इन नॉर्थ इंडिया। यही जो सिटी और स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये साउथ इंडिया में भी डेवलप होता है, लेकिन कुछ सेंचुरीज बाद। मतलब जो महाजनपदा पीरियड में हम बात करते हैं वो स्पेशली नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं। जो ज्यादातर महाजनपदास थे वो विंध्या, जैसे आपको पता होगा जो विंध्यास के पर्वत हैं वो यहां कहीं पे हैं, तो नॉर्थ ऑफ दी विंध्यास में ये ज्यादातर जितने भी हैं वो यहां पे प्रेजेंट थे, सारे के सारे जनपदास। क्लियर है, लोकेशन क्लियर हो गई। बिटवीन बिहार इन द ईस्ट, ये इस तरफ हो गया आपका बिहार, इस तरफ, ठीक है। उसके अलावा टू दी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो सारे के सारे जितने भी ये महाजनपदास हैं विंध्यास से ऊपर थे, और उसके अलावा यहां पे बिहार हो गया और यहां पे नॉर्थ वेस्ट आपका इंडिया हो गया। क्लियर है, तो ये इनका टेरिटोरियल एक्सटेंट था, मतलब कहां पे ये फैले हुए थे। 600 बीसी की बात करें तो ये जो है हिस्ट्री इंडिया की, ये जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है इसको बोला जाता है हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल्स। क्यों? क्योंकि ये जितने भी जनपदास हैं इनके बीच में आपस में लड़ाई चल रही है, किसके लिए? सुप्रीमेसी के लिए, कि भैया हम बड़े। तो ये जो 600 बीसी वाला टाइम पीरियड शुरू होता है तब होती है इंडिया में लड़ाइयों का दौर शुरू। ठीक है, अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसका नाम है अंगुथरा निकाया उसकी बात माने, अंगुथरा निकाया, तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो हिमालयास और नर्मदा के बीच का जो एरिया है वो 16 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइड था। तो अगर कोई ये पूछता है महाजनपदास का वर्णन कहां पे है, तो आप बोलोगे बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है अंगुथरा निकाया, उसमें इनका मेंशन है। ये सारे 600 बीसी के टाइम पे ये 16 आपके महाजनपदास थे। एक एक करके अभी हम इनके बारे में बात करेंगे, इनके राजाओं के बारे में बात करेंगे और इनकी कैपिटल सिटीज के बारे में बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, तो अब बात करते हैं सबसे पहला स्टेट, दैट इज अंग। बोलते हैं ना अंग देश के राजा। ये आपका मॉडर्न, अगर हम बात करें तो जो मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट है मुंगेर एंड भागलपुर बिहार की, उस पूरे एरिया को उस टाइम पे अंग बोला जाता था। अंग की कैपिटल थी चंपा, AC। अंग की कैपिटल क्या हो गई? चंपा। चंपा जो कैपिटल थी ये गंगा और चंपा नदी के कॉन्फ्लुएंस पे स्थित थी। चंपा उस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर था, मतलब वहां से ट्रेड रूट्स वगैरह निकलते थे। एंड मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम हियर टू स्वर्ण भूमि, यानी साउथ ईस्ट एशिया को उस टाइम पे स्वर्ण भूमि बोला जाता था। तो जो भी लोग रहते होंगे वो वहां से सेल करके जाते थे। जैसे अगर इसकी लोकेशन बताऊं चंपा की आपको, सॉरी चंपा बोल रहा हूं, अंग की, तो ये देख रहे हो ये अंग की लोकेशन है। यहां पे आपकी एक तरीके से ये आज का कोलकाता पोर्ट वगैरह समझ लो, यहां से निकल के आप लोग कहां जा रहे हो? स्वर्णगिरी। अंगा क्लियर हो गया, इसकी कैपिटल क्या है? चंपा। सेकंड हो गया काशी जो आज का, अगर हम बात करें इसकी जो कैपिटल होती थी तो वो आज का जो बनारस है या वाराणसी है वो इसकी कैपिटल है। और ये जो काशी है ये आगे जाके इसको कैप्चर कर लिया जाता है कोसाल रीजन के द्वारा। तो ये आ गए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये है आपका काशी को आगे जाके कोसाल नाम का जो राज्य था, महाजनपदा था, उसने इसको एक्वायर कर लिया था। तो यानी हम एक डायगोनल लाइन खींचते हैं, ठीक है, ये हमने एक डायगोनल लाइन खींची तो एक अंगा है इस एंड पे कौसाल है, और कौसाल ने बीच में आने वाले काशी को कैप्चर कर लिया।
हमने बात की जो काशी की कैपिटल है दैट इज वाराणसी। आगे कौसाल जिसने अभी काशी को कैप्चर किया था, ये ईस्टर्न यूपी में आता है, जिसमें अयोध्या आपका आता है। और उस टाइम पे एक रिपब्लिकन टेरिटरीज होती थी साक्यास की, ठीक है, जो कपिलावस्तु के राजा हुआ करते थे ना साक्यास, तो ये वो वाला पोर्शन पूरा मिला दो तो वो कोसाल कहलाता था। ये सरयू नदी के ऊपर था। सरयू रिवर डिवाइडेड द स्टेट इनटू 2 पार्ट। इसकी नॉर्थ पार्ट की कैपिटल थी श्रावस्ती और सदर्न पार्ट की कैपिटल थी कुशावती, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखना। ये मैं इसकी लोकेशन दिखाता हूं, ये कौसाल है, यहां से सरयू नदी निकल रही होगी। तो सरयू नदी की एक पार्ट की जो कैपिटल थी, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसकी कैपिटल थी श्रावस्ती और नीचे वाली जो कैपिटल थी उसकी थी कुशावती। क्लियर है। इसके जो राजा थे, कौशाल के जो राजा थे, उनका नाम था प्रसन्नजीत। काफी इंपॉर्टेंट नेम है, जब हम बुद्धिज्म वगैरह पढ़ेंगे तब भी उनका जिक्र आएगा। ये बुद्धा जी के कंटेम्पररी थे, मतलब जिस युग में आपके बुद्धा भगवान थे उसी टाइम पे ये प्रसन्नजीत जी भी थे। ये जो है द ट्राइबल रिपब्लिक ऑफ द साक्यास ऑफ कपिलावस्तु इंक्लूडेड लुम्बिनी, क्योंकि देखिए जो साक्या क्लैन की बात हम लोग कर रहे हैं, साक्या क्लैन ये वही है जहां से अपने बुद्ध भगवान निकलेंगे, ठीक है। तो जो साक्या क्लैन का जो रिपब्लिक था, मतलब उसके अंदर कौसाल रीजन के अंदर ही आपका ये टेरिटरी आता था। वो जो ये टेरिटरी थी वो रिपब्लिकन टेरिटरी थी। तो जो ट्राइबल रिपब्लिक है साक्यास का, कहां पे, कपिलावस्तु में, उसी में लुम्बिनी आता है। लुम्बिनी कौन सी जगह है? विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। तो यहां पे याद रखना, कौसाल रीजन याद रखना, साक्या क्लैन जिससे अपने गौतम बुद्धा जी बिलोंग करते हैं। और साक्या क्लैन जो है, साक्या क्लैन कहां के राजा हुआ करते थे? कपिलावस्तु के। और कपिलावस्तु किसका पार्ट था? कौशाल रीजन का पार्ट था। इसी में ही आपका एक जगह आता है जिसका नाम है लुम्बिनी। लुम्बिनी हमारे बुद्धा भगवान की बर्थ प्लेस है। उसके अलावा कौशाल वही रीजन है जहां पे अयोध्या बिलोंग करता था। सरयू नदी जो निकलती थी वो कौसाल को 2 पार्ट में डिवाइड करती थी। जो उसका ऊपर वाला नॉर्थ वाला पार्ट था उसकी कैपिटल थी श्रावस्ती और नीचे वाली जो कैपिटल थी उसका नाम था कुशावती। तीसरा, चौथे पे आते हैं, दैट इज बज्जी। बज्जी जो है नॉर्थ ऑफ द गंगा इन द डिवीजन ऑफ तिरहुत, कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 और 9 क्लैंस ऑफ विच दी लिच्चाबीस जिनकी कैपिटल वैशाली थी, विदेहंस जिनकी कैपिटल मिथिला थी, और ज्ञानत्रिकास जिनकी कैपिटल कुंदपुरा थी, बज्जीस जिनकी कैपिटल वैशाली थी, वर इंपॉर्टेंट। तो यानी जैसे आपने सुना होगा मराठास का जब किंगडम था वो भी एक कॉन्फेडरेसी थी जिसमें आपके बहुत सारे लोग आते थे, जैसे सिंधियास और उसके गायकवाड्स, राइट। तो ऐसे करके अलग अलग भोसले, ये सारे लोग आते थे ना। तो जैसे मराठा कॉन्फेडरेसी थी वैसे ही जो ये बज्जी के बारे में हम लोगों ने बात की, बज्जी भी एक कॉन्फेडरेसी थी। इसमें 8 या 9 क्लैंस आते थे, जिनमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्लैंस की बात करें तो लिच्चाबीस, अभी इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो लिच्चाबी जिसकी कैपिटल है वैशाली, विदेहंस जिनकी कैपिटल है विदेह, जो राजा विदेह नहीं थे उनकी कैपिटल मिथिला, सीता मैया, कुछ याद आ रहा है, ज्ञानत्रिकास बेस्ड इन कुंदपुरा, बज्जीस उनकी कैपिटल वैशाली, वर इंपॉर्टेंट। प्लीज इन सबको याद रखना। उसके अलावा बज्जी की कैपिटल हुआ करती थी, पूरे बज्जी की कैपिटल थी वैशाली, जो नदन बिहार में, जो आज का मॉडर्न बसरा नाम का जगह है, वो वैशाली हुआ करता था। बज्जी के जो कैपिटल है उनका नाम है चेतक। चेतक जो है महावीरा की जो मां थी त्रिशला, उनके भाई हुआ करते थे चेतक। मतलब बज्जी में जो राजा हैं वो हैं चेतक। चेतक कौन है? चेतक जो महावीर भगवान की मां है त्रिशला, उनके भाई हुआ करते थे चेतक। उसके अलावा ये जो चेतक राजा हैं ये हुआ करते थे फादर किसके? चेलना के। चेलना कौन थी? जब हम मगध एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, जो 16 जनपदास को मर्ज करने के बाद एक जनपद जो आगे निकल के आएगा वो होगा मगध एम्पायर, जिसमें हरण्यक्या डायनेस्टी होगी और उसमें आएंगे आपके बिंबिसार। तो बिंबिसार की जो वाइफ थी जिनका नाम था चेलना, वो चेतक की ही पुत्री थी, यानी बेटी थी। उसके अलावा जो महावीर भगवान थे, महावीर जो हैं वो ज्ञानत्रिका क्लान से बिलोंग करते थे, ठीक है। जो ज्ञानत्रिका जो क्लैन है, बज्जीज वर डिफीटेड एंड एसिमुलेटेड इन दी मगध एम्पायर बाय दी अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है वो बिंबिसार के बेटे हैं, जो कि बज्जी के ऊपर जीत को दर्ज करेंगे, बज्जी को जीत लेंगे, ठीक है, मगध एम्पायर में ऐड कर लेंगे। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें बज्जी की, तो यहां पे मैप में देखिए, ये रहा आपका बज्जी, ठीक है।
अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पांचवा जो है दैट इज मल्लास। मल्लास की कैपिटल है कुशीनार एंड पाबा। कुशीनार एक इंपॉर्टेंट जगह, अभी बताता हूं क्यों है। तो पहले तो मल्लास की कैपिटल कुशीनारा एंड पाबा। कुशीनार और पाबा बुद्धिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुद्धा जी ने अपनी जो लास्ट मील है, लास्ट खाना जो है वो पावा में खाया था, और वहीं पे खाने के बाद वो बीमार पड़े थे, और फाइनली जो उनकी डेथ हुई थी वो हुई थी कुशीनगर या कुशीनारा में। तो अगर हम बात करते हैं मल्लास की, तो ये रही मल्ला की लोकेशन। तो अंग देख लिया हम लोगों ने, फिर हमने बात की थी कौशाल की, फिर काशी की, काशी कौशाल, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने बात की बज्जी की, और बज्जी के बाद मल्ला की। अब बात करते हैं छठवे की, दैट इज छेदी या छेती। ये आता है बुंदेलखंड में, एमपी का ये पोर्शन है, बुंदेलखंड प्लेट्यू, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बुंदेलखंड। तो ये रहा आपका छेदी। इसकी कैपिटल थी सुक्ति माती या सोथी बाती नागर, सुक्ति माती या फिर सोथी बाती नगर, सोथी बाती नगर। ठीक है, तो ये रहा आपका छेदी। छेदी के राजा हुआ करते थे शिशुपाल। अगर हम पुराण की बात माने, शिशुपाल जो हैं वो जरासंध के अलाय हुआ करते थे। जरासंध ऑफ मगध एंड दुर्योधन ऑफ कुरु। कुरु रीजन ये रहा, जरासंध यहां पे रहे, और छेदी ये रहा। तो छेदी के जो राजा शिशुपाल थे, वो जो महाभारत का युद्ध हुआ था ना पांडव और कौरव के बीच में, तो जो कौरवों में जो दुर्योधन बिलोंग करता था और जो जरासंध हुआ करते थे, उनके अलाय हुआ करते थे। उसके अलावा शिशुपाल जो हैं वो वासुदेव कृष्ण के भी राइवल माने जाते हैं। हु वॉज हिज अंकल्स सन। ठीक है, ही वॉज किल्ड बाय वासुदेव कृष्ण ड्यूरिंग द रासुआ सेक्रीफाइस ऑफ द पांडव किंग युधिष्ठिर। ये वाला सीन आप लोग ने अगर आजकल जो महाभारत चल रही है उसमें देखा होगा कि जब क्या कहते हैं, उनका युधिष्ठिर का राज अभिषेक हो रहा होता है, और वहां उसमें जो राजसुआ, क्योंकि जब भी राज अभिषेक होता है तो राजसुआ यज्ञ होता था, तो जो राजसुआ यज्ञ हो रहा था उसमें आए थे वासुदेव कृष्ण। वासुदेव कृष्ण ने इसी के दौरान जो शिशुपाल है उनको मारा था। ये सीन आपको याद होगा। अब बात करते हैं वत्स रीजन की। वत्स जो है वो यमुना नदी के तट पे बना हुआ है, और ये अपने कॉटन टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। ये रहा छेदी के जस्ट ऊपर वत्स। ठीक है, इसकी कैपिटल कौसाम्बी हुआ करती थी। कौसाम्बी जो है वो गंगा यमुना के कॉन्फ्लुएंस पे, जहां पे गंगा यमुना का मिलन होता है इलाहाबाद में, वहां पे ये स्थित था कौसाम्बी कैपिटल बत्सा का। इसके राजा का नाम है उद्यान। ठीक है, तो याद रखना, बत्सा की पहले तो लोकेशन बता देता हूं। ये रही बत्सा की लोकेशन, इसके राजा का नाम है उद्यान। उद्यान जो है वो 3 संस्कृत ड्रामा है। एक है स्वप्न वासव दत्ता, स्वप्न वास दत्ता, इसके जो राइटर हैं वो है वाशा। दूसरी है प्रियदर्शिका, और तीसरी है रत्नावली जो कि हर्षा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये जो 3 संस्कृत के ड्रामाज हैं, इन तीनों संस्कृत के ड्रामा में जो हीरो का रोल है वो इन्हीं को एट्रीब्यूट किया गया है, उद्यान को। लेजेंड्स बताते हैं, जो कहानियां हैं, लेजेंडरी कहानियां हैं, उनके हिसाब से जो उद्यान हुआ करते थे, वत्सा के राजा, उद्यान वत्सा के राजा, और अवंती के राजा प्रद्योता जो राजा हुआ करते थे। ठीक है, एंटी प्रद्योता ऑफ अवंती। लेजेंड्स रिकाउंट्स, एक तो इन दोनों के बीच की दुश्मनी को बहुत ज्यादा रिकाउंट किया जाता है। दूसरा, एंड रेफर टू अ लव अफेयर बिटवीन उद्यान एंड वाश्वदत्ता, जो प्रद्योता की जो डॉटर हुआ करती थी वाश्वदत्ता, उनके बीच की जो प्रेम कहानी थी, उसको बारे में इन कथाओं में, इन ड्रामास में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना, स्वप्न वासुदत्ता, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये जो है वो उद्यान के ऊपर लिखी गई हैं, और उद्यान जो है वो वत्सा के राजा थे। कुरु की बात करते हैं। कुरु वेस्टर्न यूपी में आता है, और इसकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। जो महाभारत नाम का काव्य है उसमें कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है। जो कुरु क्लैन के 2 ब्रांचेस हुआ करते थे, यानी कौरव और पांडव, 2 क्लैन हो गए, उनके बीच की फाइट, और वहीं पे इंद्रप्रस्थ का जिक्र है। पांचाल रीजन जो वेस्टर्न यूपी में आता है। तो गंगा रिवर डिवाइड द स्टेट इनटू 2 पार्ट। नॉर्थ पार्ट की जो कैपिटल थी वो थी अहीछत्र, जो कि मॉडर्न बरेली वाला एरिया है, और सदर्न पार्ट था वो था कंपिलिया, जो कि आज का फरुखाबाद वाला एरिया है, कंपिलिया। ठीक है, तो पांचाल रीजन याद रखना। द फेमस सिटी ऑफ कन्नौज वॉज सिचुएटेड इन द किंगडम ऑफ पांचाल। तो पांचाल के राज में ही, आपने सुना होगा, पांचाल की ही बेटी थी कौन, वो पांचाली, यानी पांचाली कौन थी, द्रौपदी। ठीक है ना, तो जो द्रौपदी थी वो पांचाल राजा की ही बेटी थी। तो गंगा नदी जो पांचाल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। नॉर्थ पार्ट की अलग कैपिटल, साउथ पार्ट की अलग कैपिटल। नॉर्थ पार्ट की कैपिटल थी अहीछत्र, और साउथ पार्ट की जो कैपिटल है दैट इज आपकी कंपिलिया।
क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका कौन सा, पांचाल रीजन। अगर लोकेशन देखनी है तो ये रहा आपका पांचाल। तो अभी तक हम लोग किन किन के बारे में बात कर चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। हमने सबसे पहले बात की अंग की, फिर हमने बात की काशी, फिर कौसाल की, इसके बाद हमने बात की आपके अवंती की, छेदी की, एंड देन बत्सा की, फिर कुरु राज्य की बात की, और फिर पांचाल की। अच्छा, अवंती अभी नहीं डिस्कस किया, बज्जी की बात की थी, और मल्ला की बात कर चुके हैं हम लोग। तो इस तरीके से हमारे ये ऐसे आते जा रहे हैं हम लोग। ये लोकेशन अच्छे से याद रखना, कौन कहां पे लाए कर रहा है। अगला राज्य है दैट इज मत्स्य। मत्स्य जो आज का मॉडर्न जयपुर, अलवर, भरतपुर आता है राजस्थान का, वहां पे आपका मत्स्य नाम का महाजनपदा था, जिसकी कैपिटल थी विराटनगर, मॉडर्न विराट। इसके फाउंडर थे राजा विराट। अगर हम बात करें सुरारेना जो महाजनपदा था, वो मथुरा उसकी कैपिटल हुआ करती थी, और इसके राजा हुआ करते थे अवंतीपुर, जो कि बुद्ध के एक डिसाइपल थे। अवंती की बात करें, ये मालवा रीजन में आता है। तो ये जो विंध्यास के पर्वत हैं, विंध्याचल के जो पर्वत हैं, इसको डिवाइड करते थे। नॉर्थ अवंती उज्जैन, जो नॉर्थ अवंती वाला पोर्शन था उसकी कैपिटल थी उज्जैन, और जो साउथ अवंती वाला कैपिटल था उसकी कैपिटल थी महिष्मती। साउथ अवंती की कैपिटल क्या हो गई, महिष्मती, और नॉर्थ अवंती की कैपिटल क्या हो गई, उज्जैन। अवंती के राजा का नाम था प्रद्योता, और जो बत्सा के राजा हैं उद्यान, इनके बीच में फाइट थी। ठीक है, उद्यान के ये फादर इन लॉ भी हैं, क्योंकि जो उनकी डॉटर थी प्रद्योता की, वो इनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी या बीबी हुआ करती थी, जिनका नाम क्या है, वाश्वदत्ता। अगला जो रीजन है दैट इज गांधार रीजन, जो मॉडर्न पेशावर, रावलपिंडी पाकिस्तान में है, या फिर जो कश्मीर वैली है वो आ जाता है। तो ये रहा गांधार रीजन। इससे पहले हमने सुरासेना की बात की, और ये अवंती हो गया, ये अवंती रहा आपका। ठीक है, तो प्लीज मत्स्या हो गया, ये सारे होते जा रहे हैं अपने। तो गांधार की अगर हम बात कर रहे थे, गांधार की कैपिटल थी तक्षशिला, जो कि एक इंपॉर्टेंट सेंटर है ट्रेड और लर्निंग का। इसके राजा का जो नाम था वो था पुष्कर सरेन। पुष्कर सरेन के बहुत अच्छे रिलेशन थे, किसके साथ, मगध के साथ, और इन्होंने इसके अलावा इन्होंने वॉर भी किया था अगेंस्ट अवंती। बिहिस्तून जो इंस्क्रिप्शंस हैं एकेमेनिड एम्परर के, of the Achaemenid emperor Darius mentioned that Gandhar was conquered by the Persians in the later part of 6th century BC। तो जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं गांधार के बारे में, गांधार के राजा का नाम हो गया पुष्कर शरेन। इनके मगध रीजन, यानी जो मगध यहाँ पे है, इसके संग बड़े अच्छे रिलेशन थे। उसके अलावा गांधार के जो राजा थे, इन्होंने रिवोल्ट किया था, रिवोल्ट बोल रहा हूं, लड़ाई यानी वॉर किया था किसके साथ, अवंती के साथ। उसके अलावा एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है बहिस्तुन, उसमें ऐसा बोला गया है कि गांधार के ऊपर जो पर्शियंस हैं, पर्शियन ने इसको कॉन्कर कर लिया था 6th सेंचुरी बीसी में। उसके अलावा जो एक और महाजनपदा उठ के आता है दैट इज कॉल्ड कंबोज। कंबोज गांधार के जस्ट ऊपर है, लोकेशन दिख रही है। ठीक है, जो आज का आपका रजौरी एंड हजरा कश्मीर है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। इसकी कैपिटल हुआ करती थी पूंछ। ठीक है, कंबोज वर फेमस इन एंशिएंट टाइम फॉर देयर एक्सीलेंट ब्रीड ऑफ हॉर्सेस। तो कंबोज वाला एरिया अपने घोड़ों के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता था, और रिमार्केबल हॉर्समैन यानी घोड़सवारी करने वाले भी यहां पे लोकेटेड थे। उसके अलावा एक और जो रह गया है दैट इज कॉल्ड अश्वाक या असाका नाम का क्या कहते हैं महाजनपदा। ये सबसे नीचे वाला जो है वो यही है आपका, अस्मक लिखा होता है कहीं पे, अश्वाक लिखा होता है, या असाका लिखा हुआ होता है। ये आपका गोदावरी नदी के तट पे स्थित है, बिटवीन दी गोदावरी एंड मंजीरा नदी, जो है गोदावरी और मंजीरा की गोद में जो बैठा हुआ है दैट इज अश्वाक। इसकी कैपिटल थी पोटाली, जो कि मॉडर्न बोधान डिस्ट्रिक्ट है, निजामाबाद इन दी पार्ट ऑफ अदीलाबाद इन तेलंगाना। वो पोटाली जो जगह है उसके बारे में बताया गया है। पोटाली जो जगह है वो कौन सा एरिया उस कंप्राइज करती थी, जो मॉडर्न बोधान जगह है, बोधान और निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट का एरिया, और कुछ अदीलाबाद नाम की जो डिस्ट्रिक्ट है उसका एरिया ऑक्यूपाई करती थी। ये सिर्फ ही एक ऐसा इकलौता महाजनपद था जो विंध्यास के साउथ में सिचुएटेड था, और ये दक्षिण पथ पे आता था। जब हम बात करेंगे ट्रेड और कॉमर्स की महाजनपदा पीरियड में, तो दो रास्ते हुआ करते थे, एक होता था उत्तर पथ, दूसरा होता था दक्षिण पथ। तो जो दक्षिण पथ था ये उस पे स्थित था आपका, क्या नाम है, असका। और सबसे आखिरी में मगध, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न डे पटना और गया जो है
उसके एरिया को मगध एम्पायर कंप्राइज करता था और इसकी कैपिटल थी राजगृह और ग्रीवराज, और इस पे रूल किया करती थी हरनक्या डायनेस्टी, जहां से कहानी पूरी शुरू होगी मगध एम्पायर की। क्लियर हो गया? हरनक्या डायनेस्टी के बाद नंदा डायनेस्टी आएगी, फिर मौर्यन डायनेस्टी आएगी। ये आने वाली टाइम की हमारी फिल्म है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको सारे एम्पायर्स, आई होप। 2 बार सुन लीजिए, याद हो जाएगा। इससे अच्छे तरीके से और कोई याद नहीं करवाएगा आपको। अब बात करते हैं, इट शुड बी नोटेड कि जो मोस्ट पावरफुल स्टेट थे 6th सेंचुरी में, उनमें से कुछ ही हैं। जैसे मगध हो गया आपका, कौसाल रीजन हो गया, वत्स रीजन हो गया और अवंती हो गया। अब याद आ रहा है? वत्स यानी उद्यान वाला एरिया, अवंती यानी प्रद्योता। याद आ रहे हैं ना ये सारे आपको? ठीक है। उसके अलावा कौशाल, जिसने आपके काशी वाले एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। मगध जो फाइनली इमर्ज होगा। तो 6th सेंचुरी जैसे ही मोस्ट पावरफुल स्टेट्स इन दी 6th सेंचुरी पर ये 4 थे, एंड 2 ऑफ द महाजनपदास द बज्जी एंड मल्ला वर गण संघ्स। ठीक है। गण संघ का मतलब क्या होता है कि मतलब असेंबली ऑफ गण, मतलब दोज हु क्लेम टू बी ऑफ इक्वल स्टेटस। मतलब एक तरीके से हम बात करें तो रिपब्लिक्स की बात कर लो। सो दीज आर दी रिपब्लिक्स। रिपब्लिक्स कह लो या ओलिगार्ची कह लो, मतलब यहां पे सिर्फ एक ही राजा नहीं हुआ करता था। तो जो गण संघ हैं, इनको क्या बोला गया है? असेंबली। संघ का मतलब होता है असेंबली, तो असेंबली ऑफ गण। और गण का मतलब क्या होता है? दोज हु क्लेम टू बी ऑफ इक्वल स्टेटस। मतलब अलग अलग गण हैं, अलग अलग जगह हैं, उनकी एक असेंबली बना दी और वो एक पूरा किंगडम बन गया। एंड वर एन ऑल्टरनेटिव पॉलिटी टू दी किंगडम्स। ठीक है। तो ये जो 4 हैं, ये उस टाइम पे ये तो किंगडम हुआ करते थे, मतलब यहाँ पे राजा हुआ करते थे। उसके अलावा जो बज्जी और मल्ला हैं, ये रिपब्लिक्स हुआ करते थे। यहाँ पे जो अलग अलग क्लैंस हैं, वो एक तरीके से उनकी असेंबली रूल किया करती थी। ओलिगार्ची थी, अगर वहां पे बात करें, ओलिगार्की थी। ठीक है। अनलाइक किंगडम्स, किंगडम में क्या हो करता था? एक हेरिडिटरी मोनार्क हुआ करता था। जैसे हमने बात की थी, जब लेटर वैदिक एज का समाप्त होता है तो जो राजा हुआ करते थे वो धीरे धीरे हेरिडिटरी होने लगते हैं, और यहां पे आके फाइनली महाजनपदा पीरियड में हेरिडिटरी मोनार्क होना आ गए हैं। लेकिन जो गण संघ हुआ करते थे, वहां पे गवर्नमेंट होती थी बाय असेंबली। और असेंबली किस टाइप की? दे हैड ओलिगार्की। ओलिगार्की में क्या होता है? कुछ रॉयल फैमिलीज होती हैं, वो मिलकर रूल करती हैं। और कुछ कुछ ऐसे भी गण थे, गण यानी इसका मतलब क्या हो गया? कुछ ऐसे रिपब्लिक्स थे जहां पे सिर्फ एक ही क्लैन बिलोंग करता था, लेकिन कुछ ऐसे थे कि जहां पे बहुत सारे क्लैन के लोग मिलके रूल किया करते थे। जैसे कि साक्यास हो गए, अभी बात की थी साक्यास के बारे में, साक्यास ऑफ कपिलावस्तु, याद आ रहा है? और ये जो मल्लास हैं, ये सिंगल ही क्लैन रूल किया करते थे, वाइल अदर्स वर कॉन्फेडरेसी ऑफ अदर क्लैंस, जैसे कि बज्जी में जैसे हमने बात की थी 8 या 9 क्लैंस रूल किया करते थे। ठीक है ना? तो इस तरीके से याद, मतलब इन शॉर्ट मैंने आपको क्या बताया, जो रिपब्लिक्स हैं, जहां पे रिपब्लिक्स में क्या होता है? इलेक्टेड हेड होता है। तो जो रिपब्लिक्स हैं, इन रिपब्लिक्स में ओलिगार्की थी। ओलिगार्की में अब या तो एक क्लैन के लोग हो सकते हैं, बहुत सारे क्लैन के लोग हो सकते हैं। देखो, अब हम अगर डिफरेंस की बात करें, गण संघ की बात करें, तो इनको देखो, इनको हम लोग किंगडम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनको किंगडम बोलोगे तो यानी एक किंग का एरिया, लेकिन इनको क्या बोलते हैं? चीफ डम्स, यानी बहुत सारे चीफ बैठ के यहां पे राज कर रहे हैं। या ओलिगार्की, ओलिगार्की का मतलब क्या हो गया? कि फैमिली ऑफ रूलर्स, कुछ लोग मिलकर रूल करते हैं। तो जो चीफ ऑफिस था वो हेरिडिटरी नहीं था, एंड वॉज नोन एज, जो चीफ ऑफिस था उसको बोलते थे गणपति या गणराज, गणराज। ठीक है। जो पावर है वो एरिस्टोक्रेटिक काउंसिल में हुआ करती थी, मतलब एक जो काउंसिल है वो पावरफुल है, ना कि कोई एक इंसान। comprising heads of leading Kshatriya families, and the authority structure of the Gans have the greater element of tribal organization। क्योंकि भैया ट्राइब्स के बाद ही जनपद बने और जनपद के बाद महाजनपद बने, तो इनका जो इनमें आप देखोगे ट्राइबल एलिमेंट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। किसमें? चीफडम्स या ओलिगार्की में, गण संघ में। जबकि किंगडम जो है, यहाँ पे सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, राजा सुप्रीम है, सारी की सारी पावर इसके पास होती हैं। ठीक है। जो रूलिंग फैमिली होती है वो डायनेस्टी बन जाती है, और वहां पे फिर हेरिडिटरी सक्सेशन होने लगता है, और प्राइमोजेनिचर का इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमोजेनिचर एक प्रथा होती है, जैसे अगर ये राजा है, राजा के अगर 4 बेटे हैं, तो जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो राजा बन जाता है ऑटोमेटिकली। सो दैट इज कॉल्ड प्राइमोजेनिचर। ठीक है। उसके अलावा जो गण थे उस टाइम के, ये ज्यादातर गण या तो हिमालयन फुटहिल्स में थे, हिमालयन फुटहिल्स इन दी ईस्टर्न इंडिया, which also suggests that probably their establishment predated the transition to kingdoms। मतलब कि जब किंगडम्स बने
ये उससे पहले की व्यवस्था है कि पहले चीफडम्स बनते होंगे और फिर उसके बाद क्या बन जाते हैं, किंगडम्स बन जाते हैं। तो एक तरीके से ये स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन को दिखा रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रिपब्लिक्स, महाजनपदास में जो रिपब्लिक थे वो ज्यादातर कहां स्थित थे, तो याद रखना वो हिमालय फुटहिल्स इन ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, जैसे बज्जीस, मल्लास, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं, या फिर जो साख्यास हैं कपिलावस्तु वाले, उसकी अगर लोकेशन, तो देखो ये रहे बज्जी, ये रहे मल्ला और ये रहा कोसाल। तो ये कहां पे बने हुए हैं, ईस्टर्न इंडिया फुटहिल्स में। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको ये रेफरेंसेस बता रहा था, ये हो गया आपका, हाँ, मेजर किंगडम्स जनरली ऑक्यूपाइड। ये जो अगर हम किंगडम्स की बात करें तो जो किंगडम्स हैं, किंगडम्स कहां पे थे, ये फर्टाइल एल्यूवियल ट्रैक्ट्स ऑफ द गंगा वैली, जबकि ये हिमालयन फुटहिल्स में लोकेटेड थे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो गण संघ थे, यहां पे कॉर्पोरेट एस्पेक्ट देखने को मिलता है। जो गवर्नमेंट है वो एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता था कि डायरेक्टर, सीईओ और ये सारी चीजें, ठीक है ना, तो कॉर्पोरेट एस्पेक्ट देखने को मिलता है। और इनका जो ज्योग्राफिकल एरिया था वो भी छोटा था। दे आर बेस्ड इन स्मॉलर ज्योग्राफिकल एरिया एंड हैड मोर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, यानी डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म है। जबकि अगर हम बात करें किंगडम की, तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइज सिस्टम देखने को मिलता है। सिर्फ उनके ऊपर रूल कौन कर रहा है, राजा, और राजा को एडवाइस करने के लिए मिनिस्टर्स हैं, एडवाइजरी काउंसिल्स हैं, जिनको परिषद या सभा के नाम से जाना जाता था। और फिर किंगडम्स में एक और कॉन्सेप्ट लेके आए, दैट इज कॉल्ड डिवाइनिटी ऑफ किंग, की जो राजा है या तो वो भगवान है या भगवान का भेजा हुआ दूत है। इसीलिए प्रीस्टली जो रिचुअल्स हैं उनका बहुत ज्यादा बढ़ावा हो गया है। पॉपुलर असेंबली जो हुआ करती थी उनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, समझ रहे हो। जबकि अगर हम बात करते हैं यहां पे गण संघ की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया जो गवर्नमेंट थी वो रिप्रेजेंटेटिव थी। हर कोई भी मसला हो उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता था एक हॉल में बैठ के। उस हॉल को बोलते थे संत घर। क्या बोलते थे, संत घर, SANTHA, संत घर। उसके अलावा जो गण प्रमुख हुआ करता था, गण प्रमुख वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग क्वारम। मतलब जैसे आपको मैंने बताया कि यहां पे तो एक बहुत सारे चीफ हैं एक साथ, तो इनमें से भी कोई एक प्रमुख होता होगा। तो जो गण प्रमुख होता था वो क्वारम को इंश्योर करता था। काउंसिल डिस्कस करती थी, डिबेट करती थी और हर मसले के ऊपर वोटिंग की जाती थी। इफ अनएनिमस डिसीजन कुड नॉट बी रीच, वोटिंग वॉज डन विद अ पीस ऑफ वुड कॉल्ड दी सलाकास एंड सलाका घापका, द कलेक्टर ऑफ वोट इंश्योर्ड ऑनेस्टी एंड इम्पार्शियलिटी। तो या तो किसी मसले पे सारे लोग हाँ हाँ बोल देते थे। अगर मान लो सारे लोगों ने अपनी सहमति नहीं दी तो क्या होती थी, वोटिंग होती थी। और ये जो वोटिंग होती थी वो लकड़ी के टुकड़ों से की जाती थी। उन टुकड़ों को बोला जाता था सलाका, सलाह देने वाला, सलाका। और जो इन सलाखाओं की काउंटिंग करता था यानी इलेक्शन कमिश्नर होता था, उसको बोलते थे सलाका घापका, घापका। ठीक है, याद रखना। तो ये हो गई भैया पूरी कहानी। उसके बाद जो गण संघ होते थे, यहां पे सिर्फ दो क्लासेस एग्जिस्ट करती थी। एक क्लास होती थी क्षत्रिय राजकुल यानी रूलिंग फैमिली, और दूसरी होती थी दास कर्माकर यानी स्लेव्स और लेबरर्स। दास का मतलब होता है स्लेव और कर्माकर का मतलब होता है लेबरर्स। तो सिर्फ गण संघ में यानी जो रिपब्लिक्स हुआ करते थे वहां पे सिर्फ दो क्लास एग्जिस्ट करती हैं। जबकि अगर हम किंगडम की बात करें तो यहां पे जो क्लैन की लॉयल्टी है वो तो कम हो गई है और ज्यादा फोकस हो गया कास्ट लॉयल्टी पे और किंग की लॉयल्टी पे। मतलब लोग बाग अपने ट्राइब के लिए ज्यादा लॉयल नहीं है, लॉयल किसके लिए, किंग के लिए लॉयल होने लगे या फिर अपनी कास्ट के लिए लॉयल होने लगे। ठीक है, तो यानी यहां पे कास्ट का आपको एग्जिस्टेंस ज्यादा देखने को मिलता है। गण संघ जो है वहां पे वो ज्यादा टॉलरेंट होते थे। किस चीज के लिए, अनऑर्थोडॉक्स व्यूज के लिए। अनऑर्थोडॉक्स व्यू क्या होता है, जो अनट्रेडिशनल हो, जो सालों साल चला नहीं आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अगर एग्जाम्पल दू, रफ एग्जाम्पल, डोंट माइंड इट। जैसे ऐसा बोला जाता है कि भैया औरतों को खाना बनाना चाहिए, ठीक है, मान लो ये प्रथा चली आ रही है। लेकिन अगर मान लीजिए गण संघ में कोई बोलता है नहीं लड़कियों को खाना नहीं, क्या कहते हैं, बाहर जाके जॉब भी करनी चाहिए, तो ये एकदम अनऑर्थोडॉक्स व्यू है। तो वो ऐसे अनऑर्थोडॉक्स व्यू के लिए ज्यादा ओपन थे, ज्यादा टॉलरेंट थे और इसीलिए इनको इंडिविजुअलिस्टिक या इंडिपेंडेंट ओपिनियन यहां पे ज्यादा एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, तो यानी ये टॉलरेंट हुआ करते थे, ये बात याद रखना। गण संघ टॉलरेंट यानी यहां पे क्या, लिबरल्स बहुत ज्यादा हुआ करते होंगे, ऐसे सोच लो। This tolerance was the major reason that the two of the most venerated gurus, और यही एक कारण है जो सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले गुरु जैसे महावीरा हो गए और बुद्धा जी हो गए,
महावीरा आते हैं आपके बज्जी कॉन्फेडरेसी से, और जबकि बुद्धा जी आते हैं वो साक्या क्लैन, कोशाल, याद है, वहां से निकल के आते हैं, वर एबल टू प्रोपोगेट देयर फिलॉसफी इन अ मोर अनरिस्ट्रिक्टेड वे। आप देखोगे महाजनपदास के बाद ही बुद्धिज्म या जैनिज्म का वो होता है, मतलब ओरिजिनेशन होता है। जबकि अगर हम बात करें किंगडम्स की, तो यहां पे ब्राह्मणिकल एलिमेंट ज्यादा था, लेस टॉलरेंट थी सोसाइटी, बहुत ज्यादा रिजिडिटी थी। ठीक है, तो ये 5 हमने डिफरेंस देख लिए कि भैया गण संघ, महाजनपद और क्या कहते हैं जो किंगडम वाले महाजनपद थे उनमें क्या डिफरेंस था। हमने ये भी बात की कि 16 में से कौन से 6 किंगडम्स हैं, 6 में से 4 किंगडम जो हैं, 16 में से कौन से 6 महाजनपदास हैं जो इमर्ज होते हैं पावरफुल के तौर पे। उन 6 में से 4 जो हैं वो किंगडम्स हैं और 2 जो हैं वो चीफडम्स हैं, यानी ओलिगार्कीज हैं, यानी गण संघ है। फिर हमने बात की किंगडम और चीफडम्स में डिफरेंसेस क्या हैं, राइट। यहां पे जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेट एस्पेक्ट देखने को मिलता है, लिबरल है, टॉलरेंट है, जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो सिर्फ 2 ही है यहाँ पे। जबकि किंगडम में बात करें तो सेंट्रलिटी है, राजा यहाँ पे पावरफुल है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उसके अलावा ये बहुत ज्यादा रिजिड है, यहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा प्रिवलेंट था। तो ये सारे हमने डिफरेंसेस की बात कर ली। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। अब बात करनी है हमें पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड द प्री इमिनेंस ऑफ मगध। मतलब पहले हमने देखा 16 में से कैसे 6 किंगडम जो है वो इमर्ज होते हैं। अब हमें 6 के बाद बात करनी है कैसे जो मगध एम्पायर है, जहां से पूरी पिक्चर शुरू होगी एंशिएंट इंडिया की। मगध एम्पायर आएगा जिसमें हरनक्या डायनेस्टी आएगी, नंदा डायनेस्टी आएगी, मौर्यन एम्पायर आएगा। फिर मौर्यन एम्पायर के बाद कुछ टाइम के लिए खाली रहेगा क्योंकि उस टाइम पे फॉरेन इन्वेजन होने लगेंगे। फॉरेन इन्वेजन खत्म होंगे और जो उनमें सबसे ज्यादा कोई अगर सेंट्रलिटी लेके आएगा तो वही अब वो कुशांस होंगे, कुशांस आ जाएंगे। फिर उसके टाइम के फिर कुछ टाइम स्मॉलर किंगडम्स रहेंगे और फिर फाइनली गुप्ता एम्पायर आएगा। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी चलेगी। ये कहानी को हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आपको क्या करना है, इस लेक्चर को रिवाइज करना है आप, और लेक्चर को रिव्यू करना मत भूलो। बताओ ये लेक्चर कैसा लग रहा है। फाइन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर था वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर और ये जो सीरीज है काफी पसंद आ रही होगी। दोस्तों इस लेक्चर को इत्मीनान के साथ और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखने के लिए, अपना समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे या आपको कोई क्वेरी हो या फिर आपके पास कोई सजेशन हो जिसकी माध्यम से हम इस लेक्चर सीरीज को और ज्यादा अच्छा और उम्दा बना सकते हैं, कंप्लीट बना सकते हैं, तो आपके सजेशंस वेलकम है। आप मुझे अपने सजेशंस, क्वेरीज या कमेंट्स इस ईमेल आईडी पे street01990@gmail.com पर लिख सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बस विदानिया।